cover unit 3 which is batteries of test and assessment interview. तो सबसे इसमें जो सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं स्क्रीन में, दे ऑल विल बी कवर्ड वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना कि ये बैटरीज क्या होती हैं, व्हाट इज बैटरी। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, देन ग्रेजुअली एज वी प्रोसीड ये सारे जो इसमें पॉइंट्स हैं विल कवर वन बाय वन। सो बैटरी जो है नॉर्मली जो कोई टेस्ट हम यूज़ करते हैं, इट कैन बी एनी टेस्ट, तो उसके टाइटल में ये वर्ड मिलेगा अगर उसमें देयर आर मोर देन वन टेस्ट। अगर एक से ज़्यादा टेस्ट हैं उसको क्लब करके एक सिंगल कोई जो है टेस्ट बनाया गया है, सो दैट इज टर्म्ड एज बैटरी। तो बैटरी इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेवरल टेस्ट या सब टेस्ट भी हो सकते हैं। सो दे आर एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम टू वन पर्सन। ये भी खास बात है, ये बैटरी ऐसा नहीं होता कि एक आज हो गई, एक कल हो गया, एक परसों हो गया। दे आर एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम टू वन पर्सन। अलग अलग ह्यूमन बींग्स को भी नहीं, सेम ह्यूमन बींग को एट ए टाइम जो दिया जाता है, दैट इज बैटरी। सो जो एंटायर ग्रुप ऑफ टेस्ट जो है वो दैट इज टर्म्ड एज बैटरी। ठीक है, पहली बात तो ये है। सो अब इसका जो है कि एग्जाम्पल जो है ये हॉलस्टिड-राइटन न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी। तो ये हॉलस्टिड-राइटन न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी जो है इसमें कई कॉग्निटिव फंक्शंस के टेस्ट हैं, एक नहीं है। तो कई कॉग्निटिव फंक्शंस को इवेल्युएट किया जाता है सेपरेट टेस्ट से ऑफ कोर्स। तो उससे जो है ये डिटेक्ट किया जाता है कि क्या पॉसिबल इम्पेयरमेंट है ब्रेन में। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज बैटरी। तो ये एक सेंस तो ये हो गया। दूसरा सेंस क्या होता है, बैटरी हम वहाँ पे भी वर्ड यूज करते हैं कि डिफरेंट, ये तो हमने अभी जो बात करी है एक ही टेस्ट में सारे थे, सब जो कई सेवरल टेस्ट और सब टेस्ट देवर कंप्राइजिंग ऑफ सिंगल टेस्ट। जैसे भाटिया बैटरी टेस्ट है, फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने किया होगा। तो भाटिया बैटरी टेस्ट IQ का है, तो उसमें IQ मेजर करने के लिए डिफरेंट कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को मेजर किया जाता है, दैट इज व्हाई इट इज भाटिया बैटरी टेस्ट। इसके अलावा एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पेसिफिक जो है हमें बात पता करनी है, लेकिन वो स्पेसिफिक बात या इवन हमें ब्रेड्थ में भी कोई बात पता करनी है, दोनों ही पॉसिबिलिटी, ब्रेड्थ में भी हो सकता है, स्पेसिफिक भी हो सकता है। हमें कोई बात पता करनी है लेकिन वो बात हमको सिंगल टेस्ट से पता नहीं चलेगी, तो एक से ज़्यादा टेस्ट हमको अलग अलग टेस्ट करने पड़ेंगे, तो वो भी बैटरी हो जाती है। लेकिन वो जो फिर क्लिनिशियन जो है डिसाइड करता है कि एक टेस्ट ये वाला होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, तो फिर हमारा ये पर्पस जो है रेफरल क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। तो वो भी इन ए वे बैटरी ही कहलाता है, क्योंकि उसमें भी सिंगल टेस्ट नहीं मल्टीपल टेस्ट है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो सेकंड वाला एग्जांपल दिया उसमें क्लिनिशियन पिक एंड चूज कर रहा है, उसके पास ऑप्शंस हैं, उसको जो अप्रोप्रिएट लगेगा वो लेगा, नहीं अप्रोप्रिएट लगेगा नहीं लेगा। लेकिन जो फर्स्ट वाला हमने बताया था उसमें तो वो पैकेज पूरा है, वो पूरा ही करना पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं कि ये छोड़ देते हैं ये कर लेते हैं। तो बोथ आर बैटरीज। ये तो ये टेस्ट और बैटरी में फर्क समझ में आ गया ना। ठीक, सो नाउ अब यूज जो है मैं ऑलरेडी बता दिया, दो ही स्पेसिफिक बातें हैं। या तो हमको कोई स्पेसिफिक डायग्नोसिस करना है, कोई स्पेसिफिक बात निकालनी है, एक टेस्ट से हमको आधी बात पता चल रही है, दूसरे से बाकी की आधी पता चल जाएगी, तो कंप्लीट बात हमको पता लग जाएगी, इट इज ए पॉसिबिलिटी। दूसरा यह है कि हमको पूरा डायमेंशन पता करना है किसी चीज़ के जो है, तो अब वो पूरा डायमेंशन पता करने के लिए फिर एक टेस्ट काफ़ी नहीं है, तो हमें जो कई टेस्ट करने पड़ेंगे, तब हमें उसको ब्रॉड डायमेंशन पता चलेगा। जैसे साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है या पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है, ये सब जो है एक टेस्ट से नहीं पता चलेंगे, कई टेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये ब्रॉड वाले सेंस में ये हो गया। सो दीज आर द टू रीजन्स वाई बैटरीज आर यूज्ड। ये समझ में आ गया ना। देन नाउ जो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एग्जाम्पल, अब हम सेकंड कैटेगरी जो मैंने बताया था बैटरी का, जिसमें क्लिनिशियन जो है खुद टेस्ट करता है। तो अब जैसे मल्टी वेरिएट इंस्ट्रूमेंट है MMPI में कई डायमेंशंस हैं। सो वो जो है हमको कई सारी चीज़ों को एक साथ बताएगा, तो हमको जो है एक कोई स्पेसिफिक चीज़ पता करनी है, जनरल बात पता करनी है, वो हमें पता लग सकती है। जैसे वो डिप्रेशन के बारे में भी बता रहा है, न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के बारे में भी बता रहा है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बता रहा है। तो इस तरह से
हमको जो है एक ब्रॉड डायमेंशन में इंडिविजुअल के बारे में पता चल रहा है ना। जो हमने अभी सेकंड वाला एग्जांपल पता किया ना, स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है या ब्रॉड वाला हो सकता है। तो ये एक सेकंड वाले का एग्जांपल है। सो अब ये भी पॉसिबल है कि हम जो टेस्ट करेंगे या बैटरी यूज़ करेंगे, अगर हम साइकोडायनेमिक ट्रेडिशन की बात करें तो उसमें जो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है, रोशा है, टैट है, ये कॉमन है, ये एज ए बैटरी यूज होते हैं। क्योंकि आईक्यू निकल आएगी, उसके जो है अनकॉन्शियस की बातें निकल के आ जाएंगी, उसके नीड्स, प्रेसेस, डिज़ायर्स, ये सब निकल के आ जाएंगे। तो हमें ब्रॉड डायमेंशन में भी चीज़ें पता चलेंगी, कुछ नैरो चीज़ें भी पता चलेंगी। तो ये एक स्टैंडर्ड बैटरी माना जाता है साइकोडायनेमिक ट्रेडिशन में। अब ये जो चीज़ है हम जो यूज़ करेंगे, इसका जो इंटरप्रिटेशन है या इसका जो यूज़ है, ज़रूरी नहीं कि सब सेम ही करें। ये भी पॉसिबल है कि इन टेस्टों को डिफरेंट पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आईक्यू का टेस्ट हो सकता है हम इसलिए करें, हम ये जानना चाह रहे हो कि बच्चा कहीं मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है, एक तो ये भी हो सकता है पर्पस। दूसरा जो है आईक्यू का टेस्ट हम इसलिए भी कर सकते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है, तो उसके हिसाब से इसका करियर चूज किया जाए। ये भी तो आईक्यू का एक पर्पस हो सकता है ना। जैसे आप रोशा की बात करें, रोशा में जो है हम साइकोपैथोलॉजी भी ढूंढ सकते हैं, या हम उसकी क्रिएटिविटी भी देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपल आंसर्स का ऑप्शन होता है ना, तो जितने ज़्यादा आंसर दे रहा है तो उतना क्रिएटिव है। तो उसमें लेकिन ये ध्यान रखना होता है, जैसे जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले हैं ना, वो बड़े क्रिएटिव होते हैं, उनके आंसर बड़े क्रिएटिव होते हैं। तो क्रिएटिविटी में दे विल बी हाई, बट साइकोपैथोलॉजी भी होगी। फिर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट में जो है, अगर कोई उसके अनकॉन्शियस में डर है या कोई उसके प्रेसेस हैं, नीड्स हैं जो अनफुलफिल्ड हैं, वो हमें पता करने, तो वो हो जाएगा उससे। या इसको टीएटी को जो है उसमें भी यूज़ किया था, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में और पुलिस में जो है टीएटी का यूज़ किया था, है कि ताकि इंडिविजुअल का जो है अनकॉन्शियस में क्या थॉट्स हैं, वो कैसा जो है उसका स्कीमा है, ये सब भी पता करने के लिए, तो वो सिलेक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो सेम टेस्ट कैन बी यूज, सेम बैटरी कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। ये की पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ गया ना? ठीक है। सो इंटरप्रिटेशन कैन बी डिफरेंट, सेम डाटा कैन बी इंटरप्रेटेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। सो अब जो ये भी एक बात हमको ध्यान रखनी होती है कि जो इंडिविजुअल पेशेंट है उसके हिसाब से भी बैटरी होती है। अगर मान लो कि कोई इंग्लिश जानता ही नहीं है, तो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल तो हम दे नहीं सकते हैं उसको, उसके लिए कोई और हमें चूज करना पड़ेगा। तो हमें ये बैटरी कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इंडिविजुअल नीड्स को भी ध्यान में रख के करेंगे। इट्स नॉट जस्ट कि स्टैंडर्ड है बैटरी तो हम करते जाएंगे, दैट इज ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड। सो अब जो है हम बैटरी का यूज इसलिए भी करते हैं कि जैसे मान लो हमने थेरेपी दी है पेशेंट को, या हमारे पास पेशेंट आया ही, अभी कुछ भी नहीं किया हमने, स्ट्रेट अवे वो आया है, तो हम जो है बैटरी से उसका जो है सारे डोमेन्स का असेसमेंट कर लेंगे। फिर वो सारे डोमेन्स का असेसमेंट करने के बाद में हमने जो भी इंटरवेंशन देना है, मेडिसिन देनी दी। अब जो हमने स्टार्टिंग में जो है बैटरी टेस्ट किया था, उससे जो है हमको उसका बेस लाइन पता लग गया था, तो अब हमको उसकी प्रोग्रेस पता लग जाएगी, है ना। और उसकी जो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी है या प्री मॉर्बिड परफॉर्मेंस है, वो पता करके और प्रेजेंट पोजीशन पता करके हमको गोल पता लग जाएगा कि हमें कितनी इंटरवेंशन देनी, कहाँ तक इसको पहुँचाना है। तो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी पहुँच गया तो हमारा गोल भी अचीव हो गया। तो ये भी एक पर्पस होता है बैटरीज का, ठीक है। सो दीज आर द की थिंग्स व्हाई वी यूज बैटरी। अब आते हैं असेसमेंट इंटरव्यू पे। तो इसमें जो है जब असेसमेंट इंटरव्यू होता है तो क्लिनिशियन क्या कर रहा होता है, क्लिनिशियन बेसिकली जो है प्रॉब्लम को असेस कर रहा होता है कि प्रॉब्लम क्या है, और वो उसके प्रॉब्लम के बेसिस पे हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर रहा होता है कि भाई क्या रीजन हो सकता है, और साथ में वो कंक्लूजन पे पहुंच रहा होता है क्या कि भाई इसको कौन सा इंटरवेंशन देना चाहिए, कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेशन है यानी कि कौन सा नहीं देना चाहिए, कौन सा जो है कितनी देर तक देना चाहिए। जैसे लेटर से कि कोई ओल्ड एज वाला पेशेंट है, तो उसकी एज की वजह से हम एसेस करेंगे कि इसको कोई हम ऐसा इंटरवेंशन नहीं दे सकते हैं या ऐसा कोई थेरेपी नहीं दे सकते जो लंबी चले, क्योंकि थक जाएगा, उतना वो फोकस नहीं कर पाएगा ओल्ड एज की वजह से। सो ये कंक्लूजन हमने निकाला। तो ऐसे
असेसमेंट इंटरव्यू भी एक जो है पार्ट हो सकता है बैटरी का, तो उसमें ये देखते हैं। अब जो असेसमेंट इंटरव्यू केवल पेशेंट का नहीं होता, उसके फैमिली मेंबर, स्कूल टीचर, फिजिशियन, किसी का भी हो सकता है कि हमें कोई बात पता करनी है कि भाई इसका स्कूल में क्या बिहेवियर है वगैरह। तो अब जो है जब हम असेसमेंट इंटरव्यू करते हैं तो हमको क्रिटिकल क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं। क्रिटिकल क्वेश्चन मतलब कि जो बोल रहा है वो सही है गलत है वो वेरीफाई करने के लिए इस तरह से क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि हमें पता लग सके वो जो भी बोल रहा है सही है या नहीं है। और उसके ऑब्वियसली आंसर्स को बहुत केयरफुली सुनना पड़ेगा, और वो जो भी बोल रहा है उसमें हमको हमेशा लगातार ये दिमाग में रहना चाहिए कोई इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। जैसे एक तरफ कह रहा है कि मेरी बड़ी अच्छी मैरिड लाइफ है, वो दूसरी तरफ बोल रहा है कि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। और अगर कोई वैलिड रीज़न है तो वैलिड रीज़न बताइए। हो भी सकता है कि अच्छे रिलेशन हो लेकिन टाइम इसलिए स्पेंड नहीं करेंगे, दोनों के जो वर्किंग आवर्स है वो मैच नहीं करते हैं, पॉसिबल है। तो ऐसे जो है ये भी इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी उसमें जो है हमें देखना। एंड देन नॉन वर्बल क्यूज जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं असेसमेंट इंटरव्यू में, कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, माइक्रो एक्सप्रेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या चीज़ बोलते हैं उसकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है होती है। कई बार आंसू आ जाते हैं या लिप्स स्माइल कर रहे हैं पर आंखों में आंसू आ रहे हैं या आंखें सैड हैं, तो ये सब जो है देख के हमें एक हाइपोथेसिस डेवलप करनी होगी। और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं जो हमने कल बात करी थी, जो स्टेप 2 में जो है फेज 2 में हम एलिमिनेट करते हैं, वो हमें करना होगा। और फिर जो है इंटरव्यू का जो प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा। तो जो इंटरव्यू है वो करने से पहले जो है हमारे को प्लान करना चाहिए कि हम ये इंटरव्यू कर क्यों रहे हैं, क्या पता करने के लिए कर रहे हैं। तो जो भी हमारा स्पेसिफिक पर्पस है वो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो ऑब्वियसली हमें सब कुछ पूछना पड़ेगा, और हमें बहुत कुछ ऑलरेडी पता है, सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो पता करना है, तो इंटरव्यू डिफरेंट तरीके से होगा। तो हमें उसके फैक्ट्स को भी देखना है, उसके एटीट्यूड को भी देखना है, उसके बिलीफ सिस्टम को भी देखना है, और उसके हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है। तो असेसमेंट इंटरव्यू में ये खास बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो असेसमेंट इंटरव्यू ना इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मैनुअल, हालांकि हैं स्टैंडर्डाइज इंटरव्यूज वगैरह के हैं, आगे हम बात करेंगे भी, बट देर इज नो परफेक्ट वे ऑफ टीचिंग समबडी हाउ टू कंडक्ट ए क्लिनिकल असेसमेंट इंटरव्यू। तो ये जो है नॉलेज ऑब्वियसली तो इम्पोर्टेंट है ही है, एक्सपीरियंस भी इम्पोर्टेंट होता है। जितना एक्सपीरियंस होता जाता है उतना जो है बेटर इंसान होता जाता है। अब इसके लिए ऑब्वियसली जो है अगर सिखाना है किसी को तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी इंडिविजुअल को, सुपरविजन भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, नेचुरल स्किल भी होता है। जैसे कई चीज़ें होती है ना कि निकलवा लेना बात बात में, तो ये किसी कुछ लोगों में ये स्किल होता है, खासतौर से फीमेल्स में होता है, वो जो दिल की बात निकलवा लेती है, मेल्स में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो नेचुरल स्किल भी जो है, दैट्स वाई फीमेल काउंसलर्स आर जनरली वेरी गुड काउंसलर्स। तो इस इंटरव्यू में जो है सारी बातें होंगी, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एज, जेंडर, स्कूल में मतलब उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी थी वो भी होगा, मीडियम कैसा था, ऑक्यूपेशन क्या था, ऑक्यूपेशन में भी कितने ऑक्यूपेशन रहे, किस किस टाइप के रहे, पोजीशन उसकी क्या थी, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द जॉब, उसकी एथनिसिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है ना, जो भी उसके लिविंग अरेंजमेंट्स हैं कि भाई मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, वट एवर दैट में भी, वो भी हमें जो है पता करना होगा। उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कभी रही हैं खुद की, फैमिली की, कोई ट्रीटमेंट लिया है पहले, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई ट्रीटमेंट उसने ऑलरेडी लिया हुआ है वो अनसक्सेसफुल रहा है तो दोबारा देने का कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई ट्रीटमेंट लिया था वो लेते ही तुरंत आराम आ गया था, तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है, वो जो एक रेडीमेड सॉल्यूशन है वी कैन अडॉप्ट दैट। तो ट्रीटमेंट भी जो लिए हैं उसके आउटकम भी जो है हम इंटरव्यू में पूछते हैं। तो ये भी हम इंडिविजुअल से पूछते हैं कि उसकी जो प्रॉब्लम आई थी उसने कैसे कोप किया था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो भी कोपिंग मैकेनिज्म है वो भी हमको पता होना चाहिए कि वो कोपिंग मैकेनिज्म पॉजिटिव है, नेगेटिव। जैसे कोई कहेगा कि जब मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं तो कोई कॉमेडी की मूवी देखने लग जाता हूँ, तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई कोपिंग मैकेनिज्म कि ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो मैं तो शराब लेके बैठ जाता हूँ पीने, तो ये भी हमारे को जो है उसका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है।
और ये भी एक लास्टली बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा है वो हेल्प के लिए, साइकेट्रिक हेल्प के लिए, ये क्यों ले रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। सबसे पहली बात, अपनी मर्जी से आया है कि ज़बरदस्ती आया है, तो उससे जो है कितना कोऑपरेटिव होगा, उसी के हिसाब से इंटरवेंशन ट्रीटमेंट वगैरह चूज़ करेंगे। कोऑपरेटिव है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और अनकोऑपरेटिव है तो बहुत लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं, है ना। और कोर्ट ने भेजा है तो डिफरेंट बात हो जाती है। तो इस तरह से हमारे को, और उसको अगर खुद कोई प्रॉब्लम है कि मुझसे जो है स्ट्रेस टॉलरेट नहीं होता है, उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम काफ़ी कुछ जो है कि चीज़ें प्लान कर सकते हैं क्योंकि वो विलिंग है, ठीक है। अब यही जो है ये टिपिकल जो इंफॉर्मेशन जो है, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन क्लिनिकल इंटरव्यू में ली जाती है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही हेडिंग्स है, यू कैन सी। अगर इसमें जो है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, दे आर वेरी प्लेन एंड सिंपल थिंग्स। ट्रॉमा के बारे में भी पूछते हैं कि उसको कोई पास में ट्रॉमा रहा है कि नहीं। हाँ, ये देखो जो भी मैं लास्ट में बोला था, करंट ट्रीटमेंट गोल्स, वो क्यों आया है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। कोई अगर मान लो कि कोई प्रेसिंग प्रेजेंट प्रॉब्लम है, सिर्फ उस पर फोकस्ड है, जैसे कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाला है, उसको एंग्जाइटी बहुत हो रखी है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पर्सनैलिटी ऐसी किसी से बनेगी नहीं, कोई उसके साथ रहेगा नहीं, तो वो खाली जो है सिम्टम रिलीफ के लिए आया है कि उसकी एंग्जाइटी कम हो जाए, तो उसके बाद में वो वैसे ही नहीं आएगा, उसकी एंग्जाइटी कम हो गई। कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ये तो कभी सोचेगा ही नहीं कि उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। सो अगर हम उसका ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो गोल्स जो है ये होगा कि बस सिम्टम रिलीफ होगा। और कोई ऐसा हो सकता है कि भाई नहीं, मुझे जड़ से मामला खत्म करना है, वॉट एवर इट इज आई एम विलिंग टू डू, जस्ट लेट मी नो व्हाट आई नीड टू डू टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम परमानेंटली। तो फिर गोल्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो असेसमेंट फिर उसी हिसाब से होता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना, लास्ट वाला करंट ट्रीटमेंट गोल्स। देन नेक्स्ट है स्किल्स एंड टेक्निक। तो इसमें अगेन जैसा कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, इसमें कोई टीचेबल चीज़ नहीं है कि जो है क्या इंटरव्यू की में क्या क्या स्किल सेट, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरी हैं। इसीलिए इसको जो है काउंसलिंग को आर्ट और साइंस दोनों कहते हैं। साइंस इसलिए कि स्टेप्स तो वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी जो मैंडेटरी, जैसे रैपो तो बिल्ड करना ही पड़ेगा, लेकिन आर्ट इसलिए कि वो रैपो आप कैसे बिल्ड करते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कई लोग जो है रैपो ऐसे बिल्ड करना करते हैं कि वो जान के जो है क्लाइंट के सामने थोड़ा क्लमजी एक्ट करेंगे या बिहेव करेंगे, ताकि क्लाइंट के दिमाग में ये ना आए कि ये कोई बहुत सुपर ह्यूमन बीइंग है, ये एक साधारण ह्यूमन बीइंग है, ये भी गलतियां करता है ना। तो उससे भी जो है उसका ईज आउट हो जाता है। कई क्या करेंगे, जो क्लाइंट आएगा तो उसके हाथ में कोई पानी का ग्लास पकड़ा देंगे, तो इससे एक तो केयर तो ऑब्वियसली दिखती ही है कि केयरिंग है इंसान। दूसरा क्या होता है कि जब हाथ में कोई चीज़ होती है ना, तो पेशेंट खासतौर से कंफर्टेबल महसूस करता है, तो वो इजीली ओपन अप हो जाता है। तो हर एक का अपना अलग अलग होता है रैपो बिल्डिंग का, लेकिन रैपो तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। बेसिकली रैपो इज नथिंग बट जो वर्किंग रिलेशनशिप है क्लाइंट एंड काउंसलर का, वो है। तो जब क्यों जरूरी है रैपो, क्योंकि जब क्लाइंट आ रहा है उसके पास में, काउंसलर के पास में, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि ऑब्वियसली वो कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, कोई लाइफ के जो नेगेटिव इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, एम्बेरसिंग इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। तो उसको ये लग रहा होता है कि मैं इसके सामने बोलूँगा तो कहीं मुझे जज तो नहीं करेगा मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसको सोच के, तो ये अप्रीहेंशन होगा तो ईजिली थोड़ी खुलेगा वो। और दूसरा जो है वो खुद भी जो है एम्बैरेस फील कर रहा होगा या सिली फील कर रहा होगा या वरिड होगा या गुस्से में होगा, अनकंफर्टेबल होगा किसी भी तरीके। तो ये सब जो उसकी चीज़ें जब काम डाउन हो जाएंगी तभी तो वो ओपन होगा। जैसे मान लो कोई गुस्से में आया है, तो उसका गुस्सा जब तक शांत नहीं होगा वो क्या बात करेगा। या कोई बहुत हाईली एम्बैरेस्ड है अपने किसी भी बात को लेके, तो उसका एम्बैरेसमेंट जब तक कम नहीं होगा तब तक वो ओपन अप ही नहीं होगा। सो ये वर्किंग रिलेशनशिप इसलिए एस्टैब्लिश करना जरूरी है। तो अब जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड, देयर इज नो स्पेसिफिक फार्मूला टू डेवलप रैपो। तो ये रैपो वाली बात समझ में आ गई ना। अब लेकिन ये तो मैंने कहा ना आर्ट और साइंस दोनों है, तो आर्ट वाली बात तो मैंने बता दिया। अब साइंस वाली बात करते हैं कि ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी अगर हमको रैपो बिल्ड करना है, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो रैपो बिल्ड नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या, प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन।
तो हमें जो है, जो क्लाइंट है उसको अटेंशन देना ही पड़ेगा। अटेंशन मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन। क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा है, कि जैसे वो हम उससे क्लाइंट से बात भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी चेक कर रहे हैं या अपने लैपटॉप पे भी देखते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें नहीं करनी है, अपना अनडिवाइडेड अटेंशन उसको देना है आई कांटेक्ट करके। फिर फ्रेंडली पॉस्चर होना चाहिए। पॉस्चरिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे उसको सामने वाले को लगे कि ये किसी बहुत बड़े आदमी से बात कर रहा है ना, जैसे एकदम चौड़ा होके बैठे हैं, हाथ एक जो है चेयर के ऊपर रखा हुआ है अलग से जहाँ हेड रेस्ट होता है, या दोनों हाथ जो है सर के पीछे लगा के फिर बहुत हाँ बोलो, और पीठ पीछे टिका रखी है चेयर में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। पॉस्चर ऐसा होना चाहिए उसको फ्रेंडली महसूस होगा। अब लिसनिंग के प्रिंसिपल क्या है? लिसनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है कि लिसनिंग जो है एक्टिव लिसनिंग होनी है। सो एक्टिव लिसनिंग में क्या का मतलब होता है? एक तो पैसिव लिसनिंग मतलब बस सुनते जा रहे हो सुनते जा रहे हो सुनते जा रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, ये भी लिसनिंग होती है। देख भी रहे हो, उसका आई कॉन्टैक्ट भी है। तो लेकिन यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग होनी जरूरी है। तो एक्टिव लिसनिंग में क्या है कि हमें उससे बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछने हैं ताकि उसको ये एहसास हो कि हमको समझ में आ रहा है वो जो बोल रहा है, what he or she is speaking is making sense to us। एक तो ये है। दूसरा जो है, हमको एक्टिव लिसनिंग में जो है जो अप्रोप्रिएट इमोशंस हैं वो भी अपने चेहरे पे लाने हैं। जैसे वो दुख की बात बता रहा है और हम स्माइल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? दैट शुड नॉट बी देयर। और उसको जो है इंटरप्ट नहीं करना है बीच में अननेसेसरीली, उसको बोलने देना है कि क्लाइंट अगर एक बार इंटरप्ट हो गया ना तो उसके थॉट्स वगैरह वो आएंगे नहीं। फिर आगे आएगा कहीं, लेकिन यहाँ पे भी मैं उसको इंक्लूड कर देता हूँ कि लिसनिंग में खाली यही नहीं होता कि हम सुने जा रहे हैं। एक चीज़ होती है पैराफ्रेजिंग, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है समराइजिंग। ये तीनों चीज़ें भी हमें करनी होती हैं। सो पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि जो क्लाइंट बोल रहा है उसी बात को हम शॉर्ट में अपने वर्ड्स में बोलेंगे, उसी बात को हम शॉर्ट में अपने वर्ड्स में बोलेंगे। तो जैसे उसने बोला कि मैं सुबह 5 बजे उठा और मैं अपनी एक्सरसाइज करी 1.5 घंटा, फिर उसके बाद में मैंने पढ़ाई करी 1-1.5 घंटा, फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में जो है 4 घंटे 5 घंटे में कॉलेज में रहा, फिर आया, मेरी गाड़ी ख़राब थी, गाड़ी रिपेयर कराने गया, गाड़ी रिपेयर करा के लौट के आया तो घर में जो है वो नल जो है लीक कर रहा था, फिर प्लम्बर को लेके आया, फिर ठीक कराया और रात के 11 बज गए। तो पैराफ्रेज कर देंगे वो तो इसका लायक पूरे दिन बहुत बिजी रहे, ये पैराफ्रेजिंग हो गया। जो रिफ्लेक्शन है उसमें जो है हम उसकी बातों को अपने वर्ड में समराइज कर रहे हैं, मतलब हम उसके शब्द को यूज कर सकते, पैराफ्रेज में उसके वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, रिफ्लेक्शन में उसके वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी भी हम उसको शॉर्ट करके बोल रहे हैं, बट नाउ वी आर यूजिंग हिज और हर वर्ड्स ऑल्सो। तो तीसरा है समराइजेशन। समराइजेशन जो दोनों का मिक्सचर है, पैराफ्रेजिंग और रिफ्लेक्शन दोनों का मिक्सचर है समराइजेशन। तो ये भी चीज़ें हमें करनी है लिसनिंग में। देन बीइंग नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ नॉन जजमेंटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, क्योंकि क्लाइंट के पता नहीं क्या क्या उसके जीवन में उसके ऊपर बीता है। तो बहुत बहुत एम्बैरेसिंग इंसिडेंट्स अपने वो बता रहा होगा या बता रही होगी। तो हमें ये नहीं इस एंगल से उसको कोई भी ऐसा क्लू देना कि वी आर बीइंग जजमेंटल की ये गलत किया, उसने कोई भी कुछ भी किया वो हो चुकी है बात, वो रिवर्स नहीं हो सकती है। तो हमें जो है जो भी अपने इवन जैसे उसने कोई बात बताई बड़ी बहुत भारी बेवकूफ़ी की उसने बताई कि हमने उसने ये ऐसी गलती की, तो ये नहीं अरे तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हें पता नहीं था, ऐसे नहीं बोलना। तो ये जो है जजमेंटल हो जाएगा। बिल्कुल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सुनना जैसे कोई बात ही नहीं है। जैसे कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि वो आदमी जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकता है सबके सामने, और वो रिलेशनशिप जो है वो हमको एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप में हमको जजमेंटल नहीं आ रहा है, तुमने ऐसा रिलेशनशिप बनाया ही क्यों, ये तो गलत था, है ना? ये सब नहीं होना चाहिए। देन एम्पैथी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, वो कैसा महसूस कर रहा है वो भी पता होना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट भी देनी है। जो भी उसने किया लाइफ में, लेकिन रिस्पेक्ट हमें देनी है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ठीक है। पर हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि while doing all this we do not have to become friendly with that client, कि हम तुम्हारे दोस्त हो गए अब तो हमसे कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही इतना फॉर्मल हो जाना है कि we act as if we know everything, हम जो है खुदा हैं और सब जानते हैं और हम डिसाइड करेंगे सही है या गलत। इन दोनों में से कोई भी चीज़ होना ठीक नहीं है। ना तो फ्रेंड बन जाना है, ना एकदम ऑल नोइंग ऑल माइटी बन जाना है, ठीक है। बट रहना नॉन जजमेंटल है। फिर एक सपोर्टिव प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर रखना है, ठीक है। ऐसा एटमॉस्फेयर रखना है जहाँ पे वो इस बात को महसूस करे कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है। जैसे मान लो ट्रीटमेंट के कोई गोल्स हैं वो अचीव नहीं कर पा रहा है, हमने उसको बोला कि सिगरेट बहुत पीता था, 20 सिगरेट रोज पीता था, हमने कहा कि कल से जो है 15 कर दो, तो आया वो 15 नहीं हो पाई, आज भी मैंने 20 ही पी थी। ये नहीं कह रहे कल हमारी बात हुई थी तुमने ऐसा कर दिया, ये तो गलत है, फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा, ऐसे नहीं। तो हमें जो है उसको सपोर्ट करना है कि हाँ अक्सर स्टार्टिंग में मुश्किल आती है, फिर धीरे धीरे हो जाता है, फिर से ट्राई करो, ट्राई अगेन फॉर वन मोर डे। तो ऐसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना है हमने उसको। ये इफेक्टिव लिस्निंग स्किल्स जो ऊपर मैं बात कर रहा था वही ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि हमको जो ऊपर मैंने नहीं बोला वो और ऐड कर देता हूँ कि वो क्या कह रहा है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो वो कह रहा है उसके पीछे वो फील क्या कर रहा है, ठीक है। जो वर्ड्स जो हैं दे आर जस्ट कन्वेइंग व्हाट द पर्सन इज फीलिंग, तो फीलिंग पे हमें फोकस करना है, वर्ड्स पे नहीं करना है, ठीक है। वर्ड्स पे भी करना मतलब ऐसा नहीं कि वर्ड्स पे कोई फोकस ही नहीं करना है, वर्ड्स भी कई बार बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन प्राइमरी चीज फीलिंग है, ठीक है। और जो लिसनिंग में अटेंशन तो पे करना ही है, लेकिन अटेंशन कैसे पे करें, आई कांटेक्ट भी है, तुम फ्रेंडली पोस्चर भी है, लेकिन जमा ही ले रहे हो, यॉर्निंग कर रहे हो, तो वो तो फिर नहीं हुआ ना, एक्टिव लिसनिंग नहीं हुआ, लिसनिंग स्किल्स पुअर हुए। सो और क्या होता है कई बार क्लाइंट जो है क्या कह रहा है से इम्पोर्टेंट ज़्यादा ही होता है क्या उसने नहीं कहा, क्या कह रहा है से इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है कि क्या उसने नहीं कहा। जो अनसेड थिंग्स होती है ना कई बार वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, फिर मुझे लगा कि अच्छा रहने दो छोड़ो। तो ये जो रहने दो छोड़ो हुआ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर क्या फील हुआ, कि वो सुसाइडल फील हुआ, कि उसको लगा कि इसकी जान ले ले, कि इससे अलग हो जाए जिंदगी भर के लिए, वॉट एवर, दैट फीलिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो वो जो अनसेड पार्ट है ना उस पर भी फोकस करना है। या कई बार क्लाइंट कुछ चीज़ें बता रहा होता है अपने लाइफ के इंसिडेंट की, तो उसमें जो है वो की डिटेल्स जान के नहीं बता रहा होता है, तो वो की डिटेल्स जो उसने नहीं बताए हैं वो कई बार बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कि जैसे लेटर से कि अरेंज मैरिज हुई है किसी की, ठीक है। अब अरेंज मैरिज तो हुई है लेकिन वो उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, ये बात उसने नहीं बताई, तो ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्योंकि मैरिटल रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी आएगी अगर उसकी मर्जी के खिलाफ हुई, चाहे लड़का हो या लड़की कोई भी हो। सो जो अनसेड चीज़ें हैं ना उस पर भी हमें फोकस करना होगा। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया है, पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्शन, समराइजेशन और क्लैरिफिकेशन, ये तो हमें करना ही होगा। तो अब इसमें जो है इन्होंने एक एग्जाम्पल जो है लिया है, वो पढ़ लेना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही एग्जाम्पल्स दिए हैं कि पैराफ्रेजिंग क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है, दैट इज़ वेरी इजी। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहली बात क्या है, हमको लैंग्वेज वो यूज़ करनी है जो क्लाइंट के लिए अप्रोप्रिएट हो, यानी कि अगर क्लाइंट को इंग्लिश नहीं आती है तो हमें इंग्लिश नहीं बोलनी है, अगर क्लाइंट को हिंदी नहीं आती है तो हमें हिंदी नहीं बोलनी है। इसीलिए सबसे बेस्ट काउंसलिंग तभी हो पाती है जब क्लाइंट की और हमारी सेम लैंग्वेज हो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि काउंसलर कितना क्वालिफाइड है, इफ द काउंसलर कैन नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द क्लाइंट, काउंसलिंग कैन नॉट बी इफेक्टिव। ये बात हमेशा ध्यान रखना।
और जब हम बातचीत कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जो टेक्निकल जार्गन्स हैं वो यूज़ नहीं करना है। जैसे हम प्री कॉन्शियस वर्ड यूज़ करें तो क्लाइंट को क्या पता प्री कॉन्शियस क्या होता है ना। जब हम एडिपस कॉम्प्लेक्स बोले, उसको नहीं पता, इरोस थानाटोस बोले, नहीं समझ में आएगा। सो इस टाइप के वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं। ये इसे दिस इज साइकोबैबल। साइकोबैबल मतलब साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी जिसको यू आर बैबलिंग आउट, तो इट इज़ पॉइंटलेस। तो वो टर्म्स बोल रहे हैं जो इजीली वो समझ पाए, और जो हमने, अगर हमको कहीं डाउट भी हो रहा है कि शायद हमने कोई ऐसा वर्ड बोल दिया हो जो उसको समझ में नहीं आया, देन यू शुड आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन कि मैंने ये वर्ड बोला, इसका आपको मतलब समझ में आया? तो वो कहेगा कि, या कहेगी कि हाँ, तो अच्छा फिर क्या मतलब है। फिर हम सुनेंगे, फिर हम उसको, अगर समझ गया वाकई में तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं समझा तो फिर देन विल एक्सप्लेन। अब इसी तरह जो है, जो इंटरव्यू के दौरान जो है बिहेवियर जो है वो भी ऑब्जर्व किया जाता है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो मैंने बताया, बॉडी पोस्चर, आई कांटेक्ट, वॉइस सॉफ्ट है, हार्ड है, टोन ऑफ वॉइस क्या है, अटायर मीन्स कपड़े क्या पहने हुए हैं, सीजन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, प्रॉपरली ड्रेस्ड है कि नहीं है, ओवर ड्रेस तो नहीं है, उसकी सुसाइडल थॉट क्या है, या स्माइल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, या अप्रोप्रिएट जगह कर रहा है, या बात तो दुख की बता रहा है लेकिन चेहरे पे स्माइल है, उसका एनर्जी लेवल क्या है, मूड कैसा है, बहुत सर्दी है लेकिन टी शर्ट पहनी हुई है हाफ स्लीव्स की, ये, या किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए वो कोई जाता है तो ये थोड़ी करता है कि सर्दियों में टी शर्ट पहन के चला जाए, है ना। तो एक अप्रोप्रिएट जो है होना चाहिए अटायर, फैंसी नहीं, अप्रोप्रिएट हो टू द ओकेजन एंड टू द सीजन एंड टू द एज ऑल्सो। कि छोटा बच्चा तो कुछ भी पहन के आ जाए, चलो मान सकते हैं, लेकिन जो है बड़ों से तो उम्मीद की जाती है कि दे विल ट्राई टू ड्रेस अप्रोप्रिएटली। एंड आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, तो वो दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो उसके ये सॉलिड जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अब जो उसके साइकोलॉजिकल और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। सो जैसे टिपिकल क्वेश्चंस क्या होंगे, वो कोई भी प्रॉब्लम लेके जो आया है, जैसे कि भाई मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या, मतलब हफ्ता में एक बार आता है, महीने में एक बार आता है, 6 महीने में आता है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन कितने समय से है, ठीक है, सीवियरिटी कि बिल्कुल लाइफ पैरालाइज हो गई है या नहीं, लाइफ तो पैरालाइज नहीं है लेकिन थोड़े मोड़े रिस्ट्रिक्शंस हो गया, अकेला कहीं नहीं जाता हूँ, काम तो सब करता हूँ पर अकेला नहीं जाता हूँ, ठीक है। और पेशेंट के अनुसार वो कब से प्रॉब्लम शुरू हुई, है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कब से स्टार्ट हुई, हम तो उसके जीवन में कुछ नहीं जानते हैं, बट अगर उससे हमें पता लग जाए कि कब स्टार्ट हुई है तो उससे हमें डायग्नोसिस वगैरह में बड़ा ईजी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है इंटरव्यू के फॉर्मेट्स। ये हम पहले बात कर ही चुके हैं। स्ट्रक्चर्ड में जो है, जब हमको कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वी एग्जैक्टली नो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, तब हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करते हैं। इसमें एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड, फ्लो चार्ट होता है, पहला क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड क्या होगा, फिर अगर हमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 आंसर पॉसिबल है तो यस होगा तो हम क्या पूछेंगे, नो होगा तो क्या पूछेंगे, ये सब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आएगा। पर इसमें अगर स्पेसिफिक पर्पस है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस का कोई इसमें स्कोप नहीं है, तो हम कभी भी जो है 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। हमेशा एक स्कोप रहता है कि क्लिनिशियन जो है उसका अपना ऑब्जर्वेशन, अपना एक्सपीरियंस भी शामिल किया जाए इंटरव्यूज़ में। सेमी स्ट्रक्चर्ड में जो है पहले अनस्ट्रक्चर्ड पढ़ लेते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में जो है कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, बिल्कुल जो क्लिनिशियन का एक्सपीरियंस है उसमें, उस पर बेस्ड है। सो अगेन यहाँ पे जो क्लिनिशियन का एक्सपीरियंस है, जो उसका अपना एक्सपीरियंस है के अलावा जो नॉलेज है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो अनस्ट्रक्चर्ड में, तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हम तब करते हैं जब हमको वी आर नॉट श्योर कि हमें पता क्या करना है, काइंड ऑफ एक्सप्लोरेटरी, तब हम अनस्ट्रक्चर्ड करते हैं। और तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड, तो आधा स्ट्रक्चर्ड है आधा अनस्ट्रक्चर्ड है, तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गया। तो कुछ बातें हमें स्पेसिफिक पता है क्या पता करनी है, और कुछ वी डोंट नो, तो इसलिए वो करेंगे। तो डिपेंड करता है हमारा पर्पस क्या है
उसी के हिसाब से करेंगे। ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इन्होंने समहाउ जो है बाद में दिया है, तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट। सो इसके लिए भी जो है इसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है, इंडिविजुअल बायसनेस हो सकती है कि इसमें सब कुछ क्लिनिशियन के ऊपर है ना, तो बायसनेस इज पॉसिबल। इसमें कोई स्टैंडर्ड तरीका तो होगा नहीं स्कोरिंग का। सो इसको ट्रेनिंग और स्किल जो है इंडिविजुअल के इम्प्रूव करने होंगे। देन कम्स टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। ये जो भी हमने पढ़े इसके अलावा भी होते हैं, जैसे एक होता है इनटेक इंटरव्यू। इनटेक इंटरव्यू में क्या है कि जब हमारा क्लाइंट हमारे पास में आया है तो हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं वो इनटेक इंटरव्यू है। तो इनटेक इंटरव्यू में जो है वो सारा जो है हम उसका डिटेल्स लेते हैं, डेमोग्राफिक डाटा, क्या प्रॉब्लम है, कब से है, क्यों है, सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ, जेनेटिक प्रोफाइल डिपेंड करता है। देन मेंटल स्टेटस एग्जाम से ये हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी डाला हुआ है ना। तो वो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ये भी एक इंटरव्यू ही होता है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है ये भी एक इंटरव्यू ही होता है। सो इसमें जो है चीज़ें सेमी स्ट्रक्चर टाइप की होती है, कुछ स्ट्रक्चर होती है, कुछ नहीं होती हैं। फिर देन कम्स बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, मेंटल स्टेटस में भी होता है। हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके जो कपड़े वगैरह है, उसकी चाल कैसी है, स्पीच कैसी है, आई कांटेक्ट, पोस्चर, मूड, ये सब देख रहे होते हैं। सो देन क्राइसिस इंटरव्यू, ये दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, आई थिंक यू डोंट नो दिस। क्राइसिस इंटरव्यू नहीं पढ़ा ना? हाँ, तो क्राइसिस इंटरव्यू जो है ये समझ लो। क्राइसिस का जैसा कि नाम ही पता चल रहा है कि कोई क्राइसिस होगी तभी जो ये इंटरव्यू होगा। तो क्राइसिस कहीं भी हो सकती है, साइकेट्रिक सर्विसेज में भी, जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई पेशेंट एडमिट है तो उसको कोई साइकेट्रिक क्राइसिस हो गई तो क्राइसिस इंटरव्यू होगा। या मेडिकल इमरजेंसी रूम में जो है कोई पेशेंट आया, उसको कोई साइकेट्रिक क्राइसिस हो गया, पेशेंट आया उसको पैनिक अटैक आ गया, तो वो आया किसी और रीजंस की वजह था और आ गया पैनिक अटैक, ठीक है। और ये भी पॉसिबल है कि ओपीडी होती है, ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिस्पेंसरी या डिपार्टमेंट, तो उसमें जो पेशेंट आते हैं अपना ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं। तो मान लो आया है कोई डॉक्टर को दिखाने, उस टाइम कोई उसको साइकेट्रिक इमरजेंसी हो गई अचानक से, मैनिक एपिसोड शुरू हो गया या सुसाइडल जो है टेंडेंसी उसकी ओवरकम कर गई उसके ऊपर, तो इन सिचुएशंस में जो है क्राइसिस इंटरव्यू किया जा सकता है, किया जाता है। अब लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि जो क्राइसिस इंटरव्यू है कहीं पे भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल या बच्चा स्कूल में है वहाँ पे भी तो हो सकता है कि कोई क्राइसिस क्रिएट हो जाए, या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में जो है आपका कोई जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का जो है जो भी इंटरवेंशन के दौरान कोई उसकी साइकेट्रिक इमरजेंसी क्रिएट हो गई, पॉसिबल है। तो क्राइसिस इंटरव्यू जो है बेसिकली कहीं भी हो सकता है और ये इनटेक इंटरव्यू से ज़्यादा फोकस्ड होता है। तो जो क्राइसिस इंटरव्यू में जैसा कि नाम पता चल रहा है कि ये रिस्क होता है कि इंडिविजुअल अपने आप को हार्म कर सकता है, या द क्लाइंट इज अनेबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जैसे जो पैनिक अटैक आया किसी को, वो अपनी केयर नहीं कर सकता है, तो somebody is needed to take care of that person, है ना। या कोई अचानक से जो है मैनिक एपिसोड में है, कुछ ऐसी हरकत करने जा रहा है कि वो खुद के लिए दूसरे के लिए डेंजर हो सकता है, तो भी जो है हमको जो है क्राइसिस इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो हाइटेंड स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल अराउजल या साइकोटिक एपिसोड है, ये कोई डिल्यूजनल डिसऑर्डर से है, सफ़र कर रहा और उसको अचानक लगा कि भगवान ने बोला कि जो सामने बैठे हैं लोग इनको मार दो, ये मेरा आदेश है, तो ये क्राइसिस इंटरव्यू करना पड़ेगा। तो ये इसमें जो है बहुत फोकस्ड होता है क्राइसिस इंटरव्यू, मोर फोकस देन इनटेक इंटरव्यू। इनटेक इंटरव्यू में तो हम प्रॉब्लम पे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में क्राइसिस क्या उस पर फोकस कर रहे होते हैं, पूरे इशू पे नहीं, क्राइसिस पे हम फोकस कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है पोर्शंस ऑफ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी होंगे, सारा नहीं होगा, डिपेंड करता है कि क्या रेलेवेंट है उस क्राइसिस के लिए।
जैसे कि उसको अपना ओरिएंटेशन ही नहीं पता है कि नहीं पता है कि वो कहाँ पे है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। तो कम से कम इतना भी उसको पता है कि नहीं पता, या हम उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सब जो है इस टाइप की चीज़ें जो है शामिल होती हैं क्राइसिस इंटरव्यू में। पूरा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो अब इसमें जो क्वेश्चनिंग हो रही होती है क्राइसिस इंटरव्यू में, तो वी आर ट्राइंग टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्राइसिस सिचुएशन, जो भी है क्राइसिस सिचुएशन। वो जरूरी नहीं कि हमेशा पेशेंट से ही हो, उसका कोई इन्फॉर्मेंट भी हो सकता है, कोई साथी भी हो सकता है, कोलीग भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, इट कैन बी एनीबडी। उसके चीफ सिम्टम क्या है कंप्लेंट के, ड्यूरेशन क्या है, सीवियरिटी क्या है, क्लाइंट की सेफ्टी कैसे हो सकती है, रिसोर्सेज उस इंडिविजुअल के पास में क्या अवेलेबल है ना, सपोर्ट सिस्टम क्या है, रिस्क क्या क्या है, और क्लाइंट की ओवरऑल फंक्शनिंग क्या है, ये सब जो है क्राइसिस इंटरव्यू में आता है। देन कम्स डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। इसमें जो है हम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे होते हैं अबाउट पेशेंट्स पर्टिकुलर डायग्नोसिस, को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। ये थोड़ा वाइडर हो जाता है कंपेयर टू क्राइसिस इंटरव्यू। सो अब हमें बेसिक पर्पस इसका क्या होता है, डायग्नोसिस इंटरव्यू का हम उसको क्लासीफाई करना है किसी डिसऑर्डर में, ठीक है। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि DSM-4 TR में 5 एक्सिस होते हैं, वही 5 एक्सिस दिया है। एक्सिस 1 में क्लिनिकल सिंड्रोम्स है अदर देन MR एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, 2 में पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, 3 में जनरल मेडिकल कंडीशन है, 4 में साइकोसोशल स्ट्रेसेस है, 5 में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फंक्शनिंग इसमें लिखा हुआ है, पर दैट कंप्लीट वर्ड इज ग्लोबल असेसमेंट ऑफ रिलेटिव फंक्शनिंग, दैट इज द राइट वर्ड। सो ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग डायग्नोसिस में DSM-4 TR में करनी होती थी। अब DSM-5 आ चुका है, इसमें ये नहीं होता है, पर बुक में दिया हुआ है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एक ये भी हैव यू, आई थिंक नया है, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू, और हैव यू रेड इट, पढ़ा हुआ है कंप्यूटर थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके जो है ये भी एक ऑप्शन होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू। इसके फायदे भी नुकसान भी है, जैसे कि कई बार इन पर्सन कोई सामने नहीं बोलना चाहता है, शर्म लगती है, एम्बेरसमेंट होता है, तो कंप्यूटर से इंटरव्यू दिलवा सकते हैं। लेकिन ये भी इशू है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको फेस टू फेस इंटरेक्शन चाहिए, तो ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है, पर्सनलाइज्ड। दे विल नॉट फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू ए मशीन, तो उस केस में ये डिसएडवांटेज है। फिर एडवांटेज एक क्या है, और सेकेंड एडवांटेज कंप्यूटर का, कि उसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इन ए मैनर ऑफ डिसीजन ट्री जो है बना के दे सकते हैं, कि पहले ये क्वेश्चन पूछना है, इसके ये पॉसिबल आंसर्स हैं, ये आंसर हो तो ये क्वेश्चन पूछना है, जो कि मैनुअली याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो एडवांटेज है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कंप्यूटर जो असिस्टेंट इंटरव्यू, उसमें क्लिनिकल स्किल की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब क्लिनिकल स्किल का यूज ही नहीं है। क्लिनिकल स्किल जो है वो केवल यूज हो सकता है जो ह्यूमन बीइंग कोई करेगा। सो जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसकी वैल्यू होती है, दैट इज अनदर थिंग। फिर एक डिसएडवांटेज कंप्यूटर असिस्टेंट का ये है कि जो इंफॉर्मेशन उसमें डाली जा रही है कंप्यूटर में, वो अगर लीक हो गई तो इंडिविजुअल की प्राइवेसी लीक हो सकती है। और जैसे मान लो कि अगर हम कंप्यूटर हमने कि ओपन एरिया में कहीं लगा रखा है कियोस्क के रूप में, जैसे ATM मशीन होती है जगह जगह, ऐसे मान लो हमने लगा रखा है, तो अगर आसपास लोग हैं तो प्राइवेसी जो है इंडिविजुअल की चली जाएगी, सीक्रेसी कॉन्फिडेंशियलिटी चली जाएगी, तो वो भी एक इशू रहता है। तो अगेन जो है हर जगह सॉल्यूशन, जब भी दो चीज़ें हों कि ये लें ये लें, तो आंसर बेस्ट होता है दोनों। तो हम दोनों का अगर यूज़ करें, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू और क्लिनिशियन के एक्सपीरियंस का भी, दोनों का, तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। जैसे मान लो वेटिंग एरिया में बैठा हुआ है क्लाइंट, उतनी देर में जो है वो बाहर कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू हो गया, तो जो बात है उसको कंफर्टेबल है बताने को कंप्यूटर को बता दी, जो नहीं कंफर्टेबल है वो नहीं बताई, तो बाय द टाइम वो क्लिनिशियन के पास में आया, रिपोर्ट आ जाएगी कंप्यूटर से उसकी, तो एक रफ आइडिया क्लिनिशियन को हो जाएगा भाई क्या क्या ये ऑलरेडी बता चुका है, वो दोबारा से पूछने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द
की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू, ये समझ में आ गया ना। देन एग्जिट इंटरव्यू, ये भी एक अलग तरह का इंटरव्यू होता है। एग्जिट इंटरव्यू में क्या होता है, जैसा कि नाम ही पता चल रहा है कि जब सब कुछ फिनिश हो गया है उस टाइम जो है एग्जिट इंटरव्यू हो रहा है। तो एग्जिट इंटरव्यू कंडक्ट करने का पर्पस क्या होता है? सबसे पहला पर्पस तो यही है कि क्लाइंट को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। पूरी थेरेपी में उसने क्या महसूस किया, थेरेपी यूजफुल थी नहीं थी, क्या पार्ट अच्छा था क्या नहीं था, क्या ज़्यादा करना चाहिए, ये सब हमको फीडबैक मिल जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरा जो है, एक जो है काउंसलर की तरफ से भी एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया जा सकता है उसको कि भाई तुम जब आए थे ये हालत थी, हमने ये किया, ये इम्प्रूवमेंट हो गया, ये चीज़ें ठीक हो गई, ये बाकी है, इसके लिए भी ये तुम्हें करना है। तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग पता लग जाएगी कि गोल अचीव हुए हैं नहीं हुए। काउंसलर को भी पता लग जाएगा गोल अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, दोनों को। सो साथ में वो ये भी बता सकता है काउंसलर कि भाई फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। मान लो ठीक भी हो गया है पूरी तरह से, तो भी कि फ्यूचर में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऐसा हो सकता है। क्या क्या क्राइसिस आ सकते हैं, रिलैप्स हो सकता है कि नहीं, कोई बूस्टर सेशन चाहिए, ठीक तो रहोगे लेकिन हर 6 महीने में एक बार एक सेशन आके ले लेना है। तो ऐसे ये सब जो है फीडबैक काउंसलर की तरफ से मिलना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जो एग्जिट इंटरव्यू है ये टर्मिनेशन सेशन होता है नॉर्मली, जो लास्ट सेशन होता है वही एग्जिट इंटरव्यू होता है। पर इसको जो है क्लाइंट के दिमाग में लास्ट की बजाय जो है उसको फर्स्ट के दिमाग उसमें डालना चाहिए कि भाई ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ। वो उसको जो है पॉजिटिवली मोटिवेट करेगा कि यहाँ से तुम्हारी नई लाइफ शुरू हो रही है, नाउ टेक केयर ऑफ योर लाइफ। तो वो क्लाइंट के अपने इमोशंस फीलिंग्स वो भी हमें पता लग जाएंगे। ये हो गया। सो व्हाट एल्स इज लेफ्ट? हाँ, इट इज फिनिश्ड। सो दिस वाज इट अबाउट जो हमारा various type of assessment battery interviews. So if there is no question then I'll just stop the recording. ठीक है।